हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत आपकी किताब में पेज 64 पर दिए गए अनुच्छेद 3.4.3 के अंतर्गत वज्र गुणन विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब हम लोग रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की एक और बीजगणितीय विधि के बारे में जानेंगे, जिसे हम वज्र गुणन विधि के नाम से जानते हैं। यह विधि रैखिक समीकरण युग्म को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की एक बहुत ही उपयोगी विधि है। यह कितनी उपयोगी है, यह हम इस विधि को जानने के बाद समझेंगे। आपकी किताब में एक उदाहरण लेकर इस विधि को समझाने का प्रयास किया गया है। पेज 64 पर यह उदाहरण दिया गया है, आप इसे देखें। इसमें लिखा हुआ है 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य ₹35 है तथा 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य ₹28 है और 1 संतरे तथा 1 सेब का मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है। जैसे हम बीजगणितीय विधि से प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हम इसे हल करेंगे। सबसे पहले हमें जो ज्ञात करना रहता है, हम उसे किसी चर के द्वारा व्यक्त कर लेते हैं और या कह लें कि एक अक्षर के द्वारा व्यक्त कर लेते हैं। और इसमें दो राशियों के मान हमें ज्ञात करने हैं, इसलिए हम दो अक्षर यहाँ पर ले लेते हैं या दो चर यहाँ पर ले लेते हैं, जिसे x और y के रूप में यहाँ पर लिया गया है। जैसे हमें एक संतरे का मूल्य ज्ञात करना था, उसे हमने ₹x मान लिया, और एक सेब का मूल्य ज्ञात करना था तो उसे हमने ₹y मान लिया। अर्थात एक संतरे का मूल्य x रुपये और एक सेब का मूल्य y रुपये यह मान लिया। और जब हम ऐसा कर लेते हैं तो जो प्रश्न में या उदाहरण में पहली शर्त दी गई है, उसे अगर हम बीजगणितीय रूप में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? 5 संतरे का मूल्य, एक संतरे का मूल्य जब x है तो 5 संतरे का 5x होगा, वही 5x यहाँ लिखा गया है। इसी प्रकार पहली शर्त में 3 सेबों का मूल्य भी है, तो एक सेब का मूल्य जब y रुपये है और ऐसी स्थिति में 3 सेबों का मूल्य 3y हो जाएगा। अर्थात 3 से गुणा करेंगे एक सेब के मूल्य में तो हमें 3y प्राप्त होगा। और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर दिया गया है 5 संतरा और 3 सेबों का मूल्य ₹35 है, तो इसलिए यहाँ पर जब 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य जोड़ा जाएगा तो हमें 35 प्राप्त होगा। और इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी 35 को दाईं तरफ से बाईं तरफ लाया गया है और ऋण चिन्ह के साथ लिखा गया है, और इसे आप अच्छी तरह से समझते हैं। तो हम इस इस पहली शर्त को बीजगणितीय रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, 5x धन 3y ऋण 35 बराबर 0, और इसे समीकरण 1 मान लिया गया है। इसी प्रकार जो दूसरी शर्त उदाहरण में दी गई है कि 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य ₹28 है, उसे यहाँ पर 2x धन 4y बराबर 28 करके लिखा गया है। और इस समीकरण को हम सरल करके इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2x धन 4y ऋण 28 बराबर 0, और इस प्रकार और इस समीकरण को मान लिया गया है 2 के बराबर। यहाँ पर आपने देखा है कि 28 दाईं तरफ था, उसे बाईं तरफ लाया गया है तो ऋण का 28 हो गया है, और कोई ख़ास बात यहाँ पर नहीं है।
अब हम इसे विलोपन विधि से हल करने की हल कर रहे हैं। यहाँ पर इस उदाहरण में विलोपन विधि से हल करते हुए दिखाया गया है। हम पढ़ रहे हैं वज्र गुणन विधि, लेकिन हम यहाँ पर इसे विलोपन विधि से हल करके देख रहे हैं कि हम कैसे हल करते हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर विलोपन विधि से जब हम हल करते थे रैखिक समीकरणों को कैसे करते थे, उसमें हम एक चर को विलुप्त कर देते थे, यानी एक चर का विलोपन कर देते थे, उसे गायब कर देते थे। तो गायब कैसे करते थे? गायब करने का तरीका यही था कि दोनों ही समीकरणों में जिस चर को हम गायब करना चाहते हैं उसके गुणांक समान कर लेते थे, संख्यात्मक रूप से समान कर लेते थे, और फिर एक समीकरण में से दूसरी समीकरण या तो जोड़ते थे या घटाते थे। और ऐसा करने पर हमको क्या होता था, वो एक चर जिसके गुणांक हमने समान किए थे वह गायब हो जाता था या विलुप्त हो जाता था, और हमें एक चर में रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाता था, जिससे हम दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेते थे। और ज्ञात करने के बाद फिर दूसरे चर का मान हम किसी एक समीकरण में रखते थे, और पहले चर का भी मान जिसे हमने विलुप्त किया था उसका मान भी हमें प्राप्त हो जाता था, और इस प्रकार रैखिक समीकरण युग्म का हल प्राप्त हो जाता था। विलोपन विधि में हम यही करते थे। तो यहाँ पर आपकी किताब में जो किया गया है वो y को विलुप्त करने का प्रयास किया गया है, और विलुप्त करने के लिए y के गुणांकों को समान बनाने का प्रयास किया गया है। तो आप देखिए कैसे समान बनाने का। मैंने आपको बताया था कि यहाँ y का गुणांक 3 है और यहाँ y का गुणांक 4 है। 3 और 4 का लासा ले लीजिए, कितना आएगा? 12 आएगा। और 12 गुणांक हमें बनाना है, किसका? y का, दोनों ही समीकरणों में। तो जब दोनों समीकरणों में बनाना, तो आप देखिए यहाँ पर पहले समीकरण में y का गुणांक 3 है, इसे 12 बनाना है तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसलिए हम समीकरण 1 में 4 से गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण 1 को 4, और समीकरण 2 में जब जो y का गुणांक 4 है उसको 12 कर बनाना चाहेंगे तो हम 3 से गुणा करेंगे। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है आपकी किताब में, देखिए समीकरण 1 को 4 तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर हम पाते हैं। तो वही गुणा कैसे किया गया जाए? देखिए जब भी हम गुणा करेंगे तो दोनों पक्षों में करेंगे और साथ ही साथ हर एक पद में गुणा होगी। तो वही देखिए समीकरण 1 को जब 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 गुणे 5, और 4 गुणे 5 को वैसे ही ब्रैकेट्स के द्वारा सीधे 20 नहीं लिखा गया है, पहले ये लिखा गया कि किसको गुणा करेंगे, उन संख्याओं को लिखा गया। तो 4 और 5 की गुणा होगी, उसको ब्रैकेट में करके हमने यहाँ पर लिखा है कि जिससे हमें पता चल सके कि हम किन किन संख्याओं की गुणा कर रहे हैं, और x आ जाएगा। फिर 3 में भी 4 की गुणा होगी, तो 3 में भी 4 की गुणा यहाँ पे दिखाई गई है। फिर 35 में 4 की ऋण 35 अलग कर लिया गया है, अलग लिख लिया गया है। तो 4 और ऋण 35 की गुणा की गई, बीच में धन चिन्ह आ जाएगा, धन और ऋण की गुणा होगी तो ऋण आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे ऋण दिख रहा है। तो ऐसे लिख करके लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। आप देख सकते हैं वही आपका ऋण 35 आ जाएगा अगर हम यहाँ पर धन और ऋण की गुणा कर देंगे तब, ठीक है। तो आप 4 से गुणा होगी, क्योंकि समीकरण 1 को हमने 4 से गुणा किया, तो हर एक पद में गुणा हो रही है। कैसे गुणा हुई आपने देख लिया। और दाईं तरफ 0 में जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 गुणे 0 हो जाएगा, और जो कि 0 के बराबर होता है, इसलिए उसको लिखा नहीं गया। और यहाँ पर हमने इस समीकरण को 3 मान लिया, जो कि समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पे जो हमको समीकरण प्राप्त हुई उसको हमने समीकरण 3 मान लिया। अब समीकरण 2 को 3 से गुणा करना था, तो देखिए समीकरण 2 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे 2 होगा, और 3 गुणे 2 और साथ में x तो रहेगा ही, तो x आ जाएगा। तो यहाँ पर x आ गया, और बीच में धन चिन्ह, तो धन चिन्ह आ गया। फिर 4y में आपको 3 से गुणा करना, तो 3 गुणे 4 होगा, तो 3 गुणे 4 लिखा गया, और y तो ऐसे ही आ जाएगा। और फिर बीच में यहाँ पर ऋण चिन्ह है, ऋण चिन्ह की जगह यहाँ पर धन चिन्ह लगा दिया गया है, क्योंकि इस धन और यहाँ पर जो ऋण आ रहा है इसकी जब गुणा करेंगे तो यही ऋण आ जाएगा, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। तो 3 से गुणा करना था तो 28 में 3 से गुणा हो जाएगा, तो वही 3 गुणे 28 या 3 गुणे ऋण 28 लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे धन चिन्ह लिखा गया है, इसलिए ऋण को यहाँ साथ में ले लिया गया है 28 के। और इस प्रकार इस समीकरण को भी समीकरण 4 मान लिया गया है।
अब हम जब कभी भी ऐसा करते थे, गुणांक को समान कर लेते थे विलोपन विधि में, तो हम क्या करते थे, उसके बाद हम एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को या तो घटाते थे या जोड़ते थे। अगर गुणांकों के चिन्ह समान दोनों ही समीकरणों में जिस चर को हम लोग विलुप्त करना चाह रहे हैं उसके गुणांक यदि समान चिन्ह के हैं तब हम घटाते थे समीकरणों को, और जब जिस चर को हम विलुप्त कर रहे हैं उसके गुणांकों के चिन्ह भिन्न भिन्न होते थे, यानी एक का धन एक का ऋण होता था, तब हम जोड़ देते थे। परंतु यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर क्या पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए ज़रा, y को हम विलुप्त करना चाहते हैं, y के गुणांक भी समान हो गए, 4 3 12, यहाँ भी 3 चौको 12, तो दोनों का चिन्ह हम देख रहे हैं समान है। समान होने के कारण हम समीकरणों को घटाएंगे। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या लिखा गया, समीकरण 4 को समीकरण 3 में से घटाने पर, तो जिसमें से घटाया जाता है उस समीकरण को पहले लिखा जाता है, और जिस समीकरण में से घटाया जाता है, तो समीकरण 3 में से घटाया जा रहा है, इसलिए समीकरण 3 के जो गुणांक हैं वो पहले लिखे जाएंगे। कैसे, देखिए, 4 गुणे 5 x में से आपको घटाना है 3 गुणे 2 x घटाना है, क्योंकि आप जानते हैं जब घटाते हैं तो सजातीय पद ही तो जुड़ते घटते हैं। यहाँ पर यह ध्यान रखना है, बीज गणित में सजातीय पद ही जुड़ते घटते हैं। और सजातीय हम किनको कहते हैं, जो देखने में एक जैसे हों। एक जैसे किस तरह से पहचानेंगे, अक्षर एक जैसे हों, उसमें आने वाले उन पदों में आने वाले अक्षर समान हों, एक ही हों, एकदम एक जैसे हों। साथ ही साथ उन अक्षरों या चरों की घातें समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं चर x आ रहा है, दोनों में आ रहा है यहाँ पर, और दोनों चरों की घातें जो इसमें दोनों समीकरणों में जो चर आ रहे हैं उनकी घातें जो हैं एक ही हैं। यहाँ पर भी चर की घात एक है, यहाँ भी चर की घात एक है, यानी x की घात एक यहाँ भी है, x की घात एक यहाँ भी है, इसलिए सजातीय पद हुए। इसी प्रकार हम सजातीय पदों को पहचानते हैं और सजातीय पद ही जुड़ते घटते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर x और x समान है, इसलिए x को बाहर लिख लिया गया है, और बाकी जो गुणांक हैं उनको घटा लिया गया है, क्योंकि हम यहाँ घटाना है। तो 4 गुणे 5 को इन्होंने 5 गुणे 4 लिख दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ऋण चिन्ह लगाएंगे क्योंकि घटाना है, और फिर समीकरण 4 में जो x का गुणांक है 3 गुणे 2 उसे लिख दिया गया है, और x दोनों में था इसलिए x को बाहर लिख दिया गया और बड़े ब्रैकेट में इन गुणांकों को घटाते हुए दिखाया गया है। ठीक इसी प्रकार y के गुणांकों को भी घटाएंगे, यहाँ पर ये दोनों सजातीय पद हो जाएंगे। तो 4 गुणे 3 आ जाएगा बड़े ब्रैकेट के अंदर, और फिर घटा रहे हैं इसलिए ऋण चिन्ह आएगा, और यहाँ जो चौथी समीकरण में y का गुणांक है वो घटता हुआ बड़े ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है 3 गुणे 4, और यह आप समझ गए होंगे y बाहर रहेगा, क्योंकि y दोनों ही पदों में समान है गुणा के रूप में। हम कॉमन उसी को ले सकते हैं जो गुणा में संख्या होती है या जो गुणनखंड होता है। तो यहाँ पर y दोनों पदों में गुणनखंड के रूप में है, इसलिए इसको हम बाहर लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। अब अगर आप तीसरे पद की बात करें जो कि अचर पद कहलाता है, जिसमें x और y कोई चर नहीं है, जिसमें कोई भी चर ना हो, ना तो x हो ना y हो, ऐसे पद को हम अचर पद कहते हैं। तो अचर पदों को घटाते हुए दिखाया गया है यहाँ पर बड़े ब्रैकेट के अंदर। देखिए 4 गुणे ऋण 35 और ऋण घटा रहे हैं इसलिए ऋण चिन्ह लगाया गया, और 3 गुणे ऋण 28, 3 गुणे ऋण 28 हो गया, और बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया गया। और यहाँ पर आप देखें बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों दाएं पक्ष में दोनों ही समीकरणों में 0 था, तो 0 में से 0 घटेगा तो 0 ही रह जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या किया गया है, इसके बाद जो यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं
4×3 = 12 यहाँ हो जाएगा। y का गुणांकों को देखिए, 4×3 = 12 हो जाएगा और 3×4 हो जाएगा, यानी ये भी 12 के बराबर हो जाएगा। तो 12 और 12 कट जाएगा, 12 और 12 कट जाएगा और y का गुणांक 0 हो जाएगा। और 0 × y होगा तो ये पद ही पूरा 0 हो जाएगा। और ये पद जब 0 हो जाएगा तो हमें x का मान हमारे लिए x का मान ज्ञात करना आसान हो जाएगा। और वही यहाँ पर किया गया है। ये तो पद y वाला पद तो पूरा 0 हो गया, y हो गया विलुप्त, y विलुप्त हो गया तो एक ही चर में हमको समीकरण प्राप्त हो गया। अब हम चर का मान ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात किया? अब जो ज्ञात मान था इधर की तरफ, जिसमें x और y में से कोई भी चर नहीं था जिस पद में, उसको हम दाईं तरफ ले आए। दाईं तरफ लाएंगे तो ऋण चिन्ह आ गया, ऋण चिन्ह लग गया। आप देख रहे हैं कैसे ऋण चिन्ह लगाया। इसके साथ ही साथ जो यहाँ पर x का गुणांक था उसको सरल करके नहीं लिखा गया है, वैसे का वैसे ही लिख दिया गया समझाने के लिए कि कैसे वज्रगुणन विधि, हम वज्रगुणन विधि का प्रयोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वैसे का वैसे ही जो x का गुणांक होगा वो भाग में चला जाएगा, यानी बटे में चला जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ x के गुणांक को बटे में नीचे लिख दिया गया और बिना चर वाला जो पद था जिसे अचर पद कहते हैं उसे अंश में यहाँ पर लिखा हुआ दिखाया गया है, लेकिन ऋण चिन्ह के साथ, क्योंकि हम उसे बाईं ओर से दाईं ओर लाते हैं इसलिए। अब अगर इसे थोड़ा सा इन्होंने सरल करने का प्रयास किया है, ऋण चिन्ह को हटाया है, ऋण चिन्ह को हटाएंगे तो क्या अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये धन चिन्ह के साथ हो जाएगा। 3×28 ऋण 28, 3×28 जो होगा वो धन चिन्ह के साथ हो जाएगा, उसे पहले लिख दिया है। और ये ऋण चिन्ह जब इस वाले पद के साथ होगा, यहाँ धन चिन्ह मानेंगे इसके शुरू में, और धन और ऋण की गुणा होगी तो ऋण हो जाएगा, तो ये ऋण में हो जाएगा। 4×ऋण 35 जो है वो ऋण में हो जाएगा, वही यहाँ ऋण में लिखा गया है। बाकी नीचे कोई फेरबदल नहीं किया गया है, नीचे 5×4 ऋण 2×3 ही रखा गया है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं, अब इसको सरल करें, अगर हम x का जो मान प्राप्त हुआ है उसे सरल करें तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर इसे सरल नहीं किया गया है। इसको इसलिए नहीं सरल किया गया क्योंकि हम ये उदाहरण आपको कुछ समझाना चाहता है, और जब ये उदाहरण पूरा हो जाएगा, इसका हल पूरा आप समझ लेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या बात समझाने के लिए हम ऐसा किया गया है। अब आप देखिए, इसके बाद कहा गया है यदि समीकरणों 1 और 2 को a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के रूप में लिखा जाए तो हम पाते हैं। ये वास्तव में क्या है, ये दोनों समीकरण क्या हैं? ये व्यापक रैखिक समीकरण युग्म हैं। इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियोज़ हमारे आप देखिए, उसमें आपको मिलेगा। ये क्या है? वास्तव में व्यापक रैखिक समीकरण युग्म है, और इसमें x का गुणांक a1 है, y का गुणांक b1 है और c1 अचर पद है। यहाँ पर x का गुणांक a2 है दूसरे समीकरण में, y का गुणांक b2 है और c2 जो है वह अचर पद है दूसरे समीकरण में। अब इनकी जब तुलना करेंगे, आप किसकी तुलना करेंगे? इस व्यापक रैखिक समीकरण युग्म और जो आपके पास यहाँ पर समीकरण 1 और 2 के रूप से बना हुआ जो रैखिक समीकरण युग्म है, जब उसकी तुलना करेंगे तब आपको इन चरों के मान प्राप्त होंगे। इन चरों के मानों को देखिए ज़रा, क्या मिलता है। पहली समीकरण में x का गुणांक 5 है, और यहाँ पर पहली समीकरण में x का गुणांक a1 है, इसलिए a1 = 5 लिखा गया है यहाँ पर। इसी प्रकार y का गुणांक पहली समीकरण में 3 है, और यहाँ पर पहली समीकरण में y का गुणांक b1 है, इसलिए b1 = 3 लिखा गया। तुलना करेंगे इसी प्रकार गुणांकों की और उनके मान लिखते जाएंगे। फिर देखिए अचर पद पहली समीकरण में क्या है? ऋण 35 बोलेंगे, केवल 35 नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप धन चिन्ह के रूप में देखते हैं, यहाँ पर अचर पद धन चिन्ह के साथ है। यहाँ पर जब इसको धन चिन्ह के साथ लिखेंगे तो ऋण 35 आएगा। तो यहाँ पर अचर पद ऋण 35 है, और यहाँ पर अचर पद क्या है? C1 है। अचर पद का मतलब जिसमें कोई भी चर ना हो। तो C1 बराबर आपको ऋण 35 मिला। यहाँ पे देखिए C1 बराबर ऋण 35 लिखा हुआ है। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में देखिए, आप x का गुणांक 2 है
और यहाँ पर दूसरे समीकरण में x गुणांक a2 है, इसलिए a2 बराबर 2 यहाँ पर देखिए आप। और दूसरी समीकरण में y का गुणांक धन 4 है, तो यहाँ पर y का गुणांक b2 है, तो b2 बराबर धन 4 या b2 बराबर 4 यहाँ लिखा गया है। दूसरी समीकरण में अचर पद ऋण 28 है, धन 28 नहीं लिखेंगे, ऋण 28, क्योंकि जब धन में बदलेंगे, धन चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे तो 28 ऋण के साथ आ जाएगा, तो ऋण 28 होगा। और यहाँ पर ऋण 28 अचर पद है, और यहाँ पर दूसरे समीकरण में C2 अचर पद है, तो C2 बराबर ऋण 28 हमको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से समीकरण 5 को, अब समीकरण 5 किसको माना गया था? जो यहाँ पर x का मान निकाला गया था उसी को समीकरण 5 माना गया था। अब उन्होंने कहा कि इस समीकरण 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर b1 c2 ऋण b2 c1 और बटे a1 b2 ऋण a2 b1, इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ज़रा इसको आप देखिए, यहाँ से समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर देखिए, ये वास्तव में आप इसे समझने का प्रयास करें कि यहाँ पर जो लिखा गया है मान उसे देखें। ये आपका क्या है, b1 3 के बराबर है, तो ये जो है वास्तव में b1 है, ये b1 है, देख रहे हैं, ये b1 के बराबर है। इसी तरह से ऋण 28, ऋण 28 क्या है, C2, तो ये C2 है, ये C2 है, और ऋण तो बीच में रहेगा ही। 4 क्या है, 4 B2 है, तो यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं कि ये B2 लिखा हुआ है। और ऋण 35 क्या है, C1, तो इसको आप C1 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 5 क्या है, A1, 5 जो है, आप यहाँ देखिए 5 A1 के बराबर है, तो इसे आप लिख सकते हैं A1, तो ये A1 हो गया। और 4 क्या है, B2, तो 4 की जगह पे आप B2 लिख सकते हैं। ऐसे ऋण बीच में है तो ऋण रहेगा ही। और 2 क्या है, 2 आप देखें इसमें A2 है, 2 आप क्या देख रहे हैं, A2 है, तो यहाँ पर आप A2 लिख सकते हैं। 2 जो है वो A2 जो है वो 2 के बराबर प्राप्त हुआ है। और 3 की मान किसका आया था, B1 का, तो यहाँ पर आप 3 की जगह पे B1 लिख सकते हैं। इस प्रकार आपको क्या प्राप्त हुआ, B1 C2 और बीच में माइनस B2 C1, और A1 B2 बटे में और ऋण A2 B1, ऋण A2 B1 आपको प्राप्त हुआ। आप देख रहे हैं, समझ में आ गया होगा कैसे क्या लिखा गया है। अब इसी चीज़ को आपकी किताब में यहाँ पर देखें, पेज 65 पर ऊपर लिखा गया है x बराबर B1 C2 माइनस B2 C1 बटे A1 B2 ऋण A2 B1, ये लिखा गया है। और इसी प्रकार अगर हम, जैसे हमने x का मान प्राप्त किया है वैसे ही हम y का मान प्राप्त करते हैं, तो y का मान हमको मिलता है y बराबर C1 A2 ऋण C2 A1 बटे A1 B2 ऋण A2 B1। ये कब मिलता है, जब हम x को विलुप्त करते हैं और y का चर का मान ज्ञात करते हैं, तो हमें y का मान यह प्राप्त होता है। जब चर x को विलुप्त किया जाता है तब आपको x का मान कैसे मिला था, y का मान जब आपने विलुप्त किया था तब। इस प्रकार x और y के मान हम इस रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अब समीकरण 5 को सरल कर लीजिए। समीकरण 5 जो आपको दिया था, अभी तक हमने सरल नहीं किया था, अब सरल करेंगे यहाँ पर। अब इसको सरल करेंगे यहाँ पर, तो जब सरल करेंगे तो क्या होगा, 3 और 28 की गुणा होगी, ऋण 28 की गुणा होगी तो ऋण 84 हो जाएगा, तो वही यहाँ पर ऋण 84 लिखा गया है पेज 65 पर। और 4 गुणे ऋण 35 होगा तो ऋण 4 गुणे 35 होगा तो ऋण और ऋण की गुणा होगी तो धन हो जाएगा, और 35 चौको 140 होता है तो 140 आ जाएगा। और 5 हर में 5 चौको 20 तो 20 आ गया, और 2 तिहाई 6
2 तिहाई 6 होगा, तो यहाँ पर आपका ये जो देखिए आप 6 आ गया है। अब 20 ऋण 6 होगा तो क्या होगा, 20 ऋण 6 आप जानते हैं किसके बराबर होगा, 14 के बराबर। और इसको जब सरल करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर 56 मिलेगा, यहाँ पे धन का 56 मिलेगा। और जब 14 से 56 को भाग करेंगे, 14 से 56 में भाग करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, 14 चौको 56, वही x बराबर 4 यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। जब इस समीकरण 5 को आप हल करेंगे तब आपको x का मान 4 मिल जाएगा, वह यहाँ पर दिखाया गया है। इसी प्रकार y का जो मान प्राप्त होगा, यहाँ से आपने y का मान तो प्राप्त करने के लिए समीकरण प्राप्त नहीं की, लेकिन अगर आप y का मान प्राप्त करेंगे जो कि इस रूप में प्राप्त होगी आपको, उसे जब सरल करेंगे तो वो 5 के बराबर आपको y का मान 5 के बराबर प्राप्त होगा। और इस प्रकार जो उदाहरण हमने लिया था उसमें x बराबर 4 और x बराबर 5 दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के हल के रूप में हमको प्राप्त हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि एक संतरे का मूल्य जिसे हमने x माना था वो 4 रुपये के बराबर हो जाएगा, और एक सेब का मूल्य जिसे हमने रुपये माना था वह 5 रुपये के बराबर प्राप्त हो जाएगा। अब हमारा उत्तर सही है कि नहीं सही है, इसके सत्यापन के लिए हम दोनों ही समीकरणों में x और y के मान रखेंगे और देख लेंगे कि जो बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। और आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे, यहाँ पर देखिए सत्यापन आपकी किताब में दिया भी गया है, आप इसे करके देख लेंगे और देखेंगे कि 5 संतरों और 3 सेबों का मूल्य जब जोड़ा जाएगा तो 35 रुपये के बराबर प्राप्त होगा, और 2 संतरों का मूल्य और 4 सेबों का मूल्य जब जोड़ा जाएगा तो ₹28 प्राप्त होगा। और इस प्रकार इस उदाहरण का जो हल हमें प्राप्त हुआ है वह सत्यापित हो जाएगा। और आपने वज्र गुणन विधि का जो पहला भाग है वह अभी जाना है। इसके आगे अभी और भी जानकारी हमें प्राप्त करनी है वज्र गुणन विधि के बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही, से इस अगले वीडियो में। धन्यवाद।